आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए टोपी पहनकर फिर आ गए। इधर तैयारी ये हो गई है कि पीओके तो जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं ये जो पाकिस्तान दिया था दहेज में उसको भी उठा लेंगे। बस आप बाबा बागेश्वर को भगवान बना लेंगे। उन्होंने ऐसे लफ्ज अदा कर लिए, उन्हें भगवान कहें आप अपनी तरफ से, कि जो वो कहेंगे वही होगा। वो अगर कहेंगे कि दिन को रात होगी और वो रात हो जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाता है। आप तैयारी करें कि हमने इंशाल्लाह कश्मीर के साथ आपके बहुत से एरियाज हमने अपनी तरफ लाने हैं, तो आप ये तैयारी करें। फिर हमने ये नहीं देखना सिर्फ कश्मीर, हमने ये देखना है दिल्ली। हम तो दिल्ली के ख्वाब से जाके बैठे हुए हैं। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। यार खुदा का खौफ करें, खुदा का नहीं तो भगवान का तो खौफ कर लें थोड़ा सा, कि यार आपको कोई हया आ जाए। कि अभी बनियान मरसूस के बाद भी आपको कोई हया नहीं आई, मतलब ढीठ के ढीठ ही है। अरे मतलब इतनी तबाही मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, टोपी पहनकर आते हो तो दिमाग दब जाता है। बासित नहीं सोच पाते हो, दिमाग की कोई नस दब जाती है। इसलिए टोपी हटाकर अगर बातचीत करोगे तो दिमाग की नस दबेगी नहीं, और फिर उसके बाद हो सकता है कुछ समझदारी वाली बात करो। मैं तो आपको कहता हूं, हो सकता है कुछ समझदारी वाली बात करो। हमने बाबा बागेश्वर को भगवान नहीं बनाया। भगवान तो भगवान है, वो संत है जो भगवान प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके मौलाना जैसे नहीं कि आंखें बंद कर लो और उसके बाद क्या तो भाई भरी दोपहरी को आधी रात कह दिया जाए, अंधेरा हो गया। देखें इस शो में अभी नाजिया लाई भी बैठी हैं। अगर ये अभी कह देना कि इंडिया पाकिस्तान पे कब्जा करने लगा, आप लोग इनको काली माता कह देंगे। आपका कोई भी वो धर्म नहीं, बातें नहीं अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है, बातें करते हैं, नहीं अच्छी लगती है। दोनों एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, नहीं अच्छी लगती है। मत मेरे धर्म पर टिप्पणी करो, मैं भी नहीं टिप्पणी करूंगा और किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं है। इंडियन क्रॉनिकल्स का पता है आपको क्या बताया उन्होंने? उस रिपोर्ट में क्या है आपको पता है? कि आपने दुनिया भर में तकरीबन 750 जाली वेबसाइट बनाई हुई। ये मैं नहीं कह रहा, बीबीसी अल जजीरा कह रहा है, जो दुनिया की जाली खबरें चलाते हैं। और अच्छा रुको भाई बासित मैं वाकई कपिल जी के पास जाना चाह रहा था। नहीं सुने आप जो हंसे आप नहीं रुक जाओ, मैं नाजिया का आपने नाम लिया तो नाजिया के पास जाना चाह रहा था, लेकिन मैं पहले कपिल जी के पास जा रहा हूँ। रुक जाओ भाई, कपिल जी ये कह रहे हैं जाली वेबसाइट, इनका पूरा एटमी जखीरा जाली पड़ा हुआ है। इनके पास कितने बम बने बचे हैं ये खुद नहीं जानते। पाकिस्तानी जनता कह रही है देखो भाई जीते नहीं, झूठ का फील्ड मार्शल बना दिया, जो अमेरिका में जाकर क्या तो तलबे चाट रहा है, ऐसी भाषा पाकिस्तान की जनता कह रही है। भाई बात आज की खबर क्या? सुनो कपिल जी को सुनो। पांडे जी ऐसा है, अरे ये चुप नहीं करेगा यार, ये दूसरे की सुनता नहीं है। ये पांडे जी ऐसा है कि ट्रंप ने इनके मुनीर को एक बिल्ली पकड़ा दी है तो इनको दिल्ली दिखाई देने लग गई है। अरे ये दिल्ली तुम्हें सन 65 में भी दिखाई दी थी जब तुम अमेरिकी सैबर जेट और पैटर्न टैंक लेके चले थे। ये दिल्ली तुम्हें 71 में भी दिखाई दी थी जब स्टार फाइटर और पैटर्न टैंक लेके चले थे, समझे? और दिक्कत इनको क्या है असल में सबसे बड़ी, इनके पास कोई एटम बम नहीं है। इन्होंने दुनिया का बेवकूफ बना रखा है। इनका एक मंत्री कहता है हम पे 250 रुपए का वो 250 ग्राम के एटम बम है, समझे? हर बात पे ये एटम बम की बात करते हैं। असलियत ये है कि ये जो बम की बात करते हैं ये वो एटम बम है अमेरिका के। जब वहां पे सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था तो इन्होंने अमेरिका को उस समय भी अपने बेसिस सीक्रेट बेच दिए थे। वो बम वहां पड़े हुए थे। इसीलिए कैरेना हिल पे जब हमारी ब्रह्मोस लगी तो ट्रंप को भी मिर्चें लग गई पूरी की पूरी, और ये भागे भागे वहां फिर रहे। एक तो देखिए इनका जो है कोई ईमान नहीं है, ना ये चीन के हैं, ना ये ईरान के हैं, ना ये अमेरिका के हैं और ना ये खुद के हैं। आरजू जी ने एक बार एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मुझे याद है इनकी, उसमें इन्होंने कहा था कि हमारे जनरलों को देखो, वह सियाचिन में जाते हैं, बर्फ में हाथ डालते हैं, 20 करोड़ निकलता है, लंदन जाके बैठ जाते हैं। जितने इनके नेता हैं, जितने इनके जनरल हैं, सारे अपना पैसा लूट करके लंदन, अमेरिका, कनाडा भेज देते हैं, समझे? पाकिस्तान की आवाम का इनको ख्याल नहीं है। मुझे भी कोई चिंता नहीं है भाई, अगर तुम्हें अपनी आवाम का ख्याल नहीं है तो तुम रखो इसको। और ये देखिए हलाल हलाल करते हैं ये। अब जरा इनसे पूछिए जो टोपी पहन रखी है इन्होंने, ये टोपी हलाल है इनकी? ये जो जबान से बोल रहे हैं अपनी, क्या वो हलाल शब्द है? क्या वो धार्मिक शब्द है जो बोल रहे हैं अपनी जबान से? अरे भाई मेरे, तुम्हारा हाल जो है अमेरिका ने कर दिया है ना, और अभी तुम देखना चीन क्या करेगा। आज मुझसे लिख के रख लो, चीन जो है बलोचिस्तान को आजाद घोषित करेगा। आज मेरे शब्द याद रखना। अच्छा जी हाँ,
अपने सीपीसी को बचाने के लिए इनसे तो हुआ लेकिन ये नहीं। तो बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया है पाकिस्तान को बचाने के चक्कर गिरवी में। नहीं, बन करके बैठा है। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की इज्जत को नीलाम कर चुका है, आसिम मुनीर जो इस्लाम मानने को और कुरान मानने को तैयार नहीं है, वो कुत्ता बन करके ट्रम्प के पीछे पीछे दुम हिला रहा है। चीखें निकल रही है राकेश जी, चीखें। आसिम मुनीर की चीखें निकल रही है। तुम इंसानों में रहने के काबिल नहीं हो। अरे रुक जाओ, बासित रुक जाओ ना भाई, रुक जाओ। पाकिस्तान नहीं है कि सर्कस बना के रखा हुआ है, रुक जाओ। क्या कितने गधे पाल रखे हैं तुमने अपने फार्म के ऊपर, हैं? अब सुना है वो ट्रम्प जो है गधे भी खरीदेगा तुमसे, क्या खरीदेगा तुमसे? गधे खरीदेगा बिना टैरिफ के, समझे? बस जरा टोपी उठा के दिखाओ तो सही है। बाल गधे की पूंछ के लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं? छोड़िए उधर छोड़िए। पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे गधे पर है, मुझे उधर नहीं जाना है। बासित रुक जाओ भाई, रुक जाओ। थोड़ा सा सेंस वाली बातें कर लो। नाम बासित है, बासी बयानबाजी करते हो, कोई ढंग की बातचीत नहीं करते हो। आरजू को सुनो, रुक जाओ, आऊंगा अभी बहुत समय है बासित। इतना बौखलाने की जरूरत नहीं, बहुत समय है, दोबारा लौट कर आऊंगा। रुक जाओ आरजू, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। थोड़ा सा सुनो अपनी पार्टी, आपने यहाँ की एक पार्टी पॉलिटिकल नेता से भी सीखो, उजमा जी से सीखो, कैसे धैर्य से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। आरजू, जो बाबा बागेश्वर ने बात कही कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर है, पीओके तो आएगा, दहेज में पाकिस्तान भी ले लेंगे, हिंदुस्तान का ही दिया हुआ है। खैर उन्होंने बात के संदर्भ में कह दी, लेकिन पाकिस्तान की आवाम भी कह रही है कि तो बिना जंग जीते आसिम मुनीर को बना दिया। फिर ऊपर से कपिल जी जो कह रहे हैं कि वो कहीं से डालते हैं, पैसा ले जाकर बाहर कर देते हैं। कई बार अभी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पॉलिसीज जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और काफ़ी अरसे से हम लोग ये बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हालत है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इन तमाम चीज़ों को एक बार फिर रिविजिट करने की ज़रूरत है। और अब सिर्फ ये बात करके कि हम बिल्कुल ठीक हैं और बाकी सारी कंट्रीज हमारे खिलाफ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। 78 ईयर्स हो गए हैं और अब मेरा ख्याल है कि बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होने की ज़रूरत है और बाकी चीज़ों को भी हमें एक नज़र और देखना होगा। बार बार ये कहना कि जी आज़ाद कश्मीर की या पीओके की जैसे बात की जाती है, तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली डायलॉग होना चाहिए और उस मामले को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वहाँ पे बहुत से लोगों की दुकानें चलती हैं, उस कश्मीर पे कई लोगों के बिजनेस चलते हैं, तो इसलिए शायद 78 ईयर से उसको ना तो समझा जा रहा है, ना ही सुलझाया जा रहा है। और आगे भी उस बात को मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी जो है इस बात को कंप्लीट किया जाएगा या इस बात का कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आम पब्लिक की कोई खास अहमियत नहीं है और अहमियत उन्हीं लोगों की है जो मेरे ख्याल है 26 करोड़ में शायद 5,000 लोग होंगे जिनकी यहाँ पे अहमियत है, बाकी किसी की नहीं है। ठीक, अच्छा ये कपिल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आरजू बोलिए कपिल जी। आरजू जी, मैं एक बात पर थोड़ा हैरान होता हूं कि किसी भी मुल्क के अंदर, चाहे वो छोटे से छोटा मुल्क हो, जब वो बनाते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, बनाते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो वो लोग पिछली हिस्ट्री से, पिछले इवेंट